हेलो एवरीवन, मैं आलोक यादव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के एक नए टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग पर अध्ययन करेंगे। देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके प्रभाव को जानेंगे और इसके रोकथाम के लिए क्या उपाय किए गए हैं, किस संस्था के द्वारा या वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं, भारत के स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं, मानव के द्वारा क्या रोकथाम किया जाना चाहिए। इन सभी बातों को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। ग्लोबल वार्मिंग, तो सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग को हम कई नामों से जानते हैं, जैसे वैश्विक तापमान, जलवायु परिवर्तन या ग्रीन हाउस गैसों के नाम से, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो होता क्या है ग्लोबल वार्मिंग? वैश्विक तापमान क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना क्या है? हमारा कहलाता है वैश्विक तापन, अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। ग्लोबल यानी कि पृथ्वी, वार्मिंग मीन्स तापन। यदि इसके शब्द से पे ही जाए तो हमें मिल जाएगा क्या? पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि होना क्या कहलाता है? ग्लोबल वार्मिंग। यदि हम इसके समान अर्थों पर जाएं तो देखेंगे समान अर्थों में ग्लोबल वार्मिंग का जो तात्पर्य है या अर्थ है वह क्या है? पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना, अर्थात पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि होना ही कहलाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। भारत, यदि पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत तापमान होता है वो 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि पृथ्वी के 13 से 14 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान होता है तो उसको हम कहते हैं कि अब पृथ्वी का तापमान क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, बढ़ने लगा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। सन 1824 ईस्वी में सर्वप्रथम जोसेफ फोरियर महोदय ने, जोसेफ फोरियर महोदय ने ही ग्रीन हाउस गैसों के बारे में बताया था और ग्रीन हाउस इफेक्ट को भी बताया था। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को कौन बताया? जोसेफ फोरियर महोदय ने। कब? 1824 ईस्वी में। तो आइए जानते हैं क्या होता है ग्रीन हाउस प्रभाव, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग में ग्रीन हाउस प्रभाव का महत्व है, या किस प्रकार से ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ा रही हैं। तो देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्राकृतिक प्रवाह है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें अवरक्त किरणों का अवशोषण करती हैं, जिससे पृथ्वी या वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। अर्थात जो हमारे ग्रीन हाउस गैसें हैं ये क्या करती हैं? पृथ्वी से जो सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणें होती हैं पृथ्वी पर, जब वो आकर पहुंचती हैं उसके बाद पृथ्वी भी अपना तापमान का उत्सर्जन करती हैं। जब वो जाती हैं ऊपर तब वायुमंडल में, तो क्या होता है वहाँ पर CO2 जल वाष्प, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं जैसे CFC, मीथेन, ये सारी गैसें क्या करती हैं? जो सूर्य से आने वाली और जो अवरक्त किरणें थी जो पृथ्वी से निकल रही थी, इनको क्या की? अवशोषण कर ली। अवशोषण करने से क्या हुआ? अवशोषण करने से हुआ क्या कि पृथ्वी का जो तापमान था, जो टेम्परेचर था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब धीरे धीरे बढ़ने लगा तो क्या हुआ? पृथ्वी का जो कुल औसत तापमान था वो बढ़ गया। तो वायुमंडल में क्या हुआ? तापमान बढ़ गया और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। अर्थात यह हम कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे जरूरी या ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे आवश्यक कारण क्या है? सबसे जरूरी कारण था हमारा क्या? ग्रीन हाउस का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैसें हैं जो हैं वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी कारण होती हैं। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है ये ग्रीन हाउस प्रवाह के कारण ही, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण ही ये हमारे पृथ्वी के तापमान को बढ़ाते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन जलवायु परिवर्तन, अलग अलग नामों से हम सब जानते हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या हुआ? ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को अवशोषण कर लेती हैं, जिससे पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो बढ़ जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। आइए हम देखते हैं यहाँ पर एक चित्र के द्वारा कि ये रहा हमारा सन। तो सन से आने वाली जो इंफ्रारेड थी, यहाँ से आई क्या? प्रकाश पृथ्वी के अनेक भागों में पहुँची। पृथ्वी के अनेक भागों में पहुँचने के बाद अब पृथ्वी से भी ये रहा हमारा वायुमंडल।
तो पृथ्वी से भी गैसों का क्या हुआ, पृथ्वी से भी किरणों का जो टेम्परेचर था इनका निर्धारण, ये जो सूर्य से आती हैं ये लघु विकिरण के रूप में आती हैं। किस रूप में? लघु विकिरण ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती हैं पृथ्वी को, लेकिन जो पृथ्वी निर्धारण निकालती है उसको दीर्घ विकिरण ऊर्जा के रूप में निकालती है। तो अगर इन दोनों का जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है और जो पृथ्वी से निकाला गया जो टेम्परेचर ऊर्जा है, यदि उनका दोनों बराबर हो तो हमारा जो पृथ्वी का औसत तापमान वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा, संतुलित रहेगा। यदि हमारा जो सूर्य से आने वाला सौर विकिरण है वो अधिक हो जाता है और पृथ्वी से निकालने वाला जो उत्सर्जित करने वाला जो टेम्परेचर था और ऊर्जा थी वो कम हो जाती है, तो क्या होगा, पृथ्वी के औसत तापमान में होगी वृद्धि। तो जो वृद्धि के लिए जो महत्वपूर्ण है वो है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प। ये क्या करते हैं, पृथ्वी पे के वायुमंडल पे एक परत बना लेते हैं जो पृथ्वी से निकलने वाले दीर्घ विकिरण ऊर्जा को वो लोग क्या कर लेते हैं, अवशोषण कर लेते हैं। अवशोषण करने से होता क्या है, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और यही पृथ्वी का तापमान बढ़ना ही कहलाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हुआ, पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि ही ग्लोबल वार्मिंग हुई। पृथ्वी के औसत तापमान की बात करें तो पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो 13 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 14 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैस की यदि बात करेंगे तो जोसेफ फोरियर का नाम लिया जाएगा। 1824 ईस्वी में जोसेफ फोरियर ने सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की बात की और ग्रीन हाउस प्रभाव को भी समझाया। तो ग्रीन हाउस प्रवाह क्या था, ग्रीन हाउस प्रवाह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड यानी अवरक्त किरणों को जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो क्या कर लेती हैं, अवशोषित कर लेती हैं। अवशोषण करने के कारण होता क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस प्रवाह। अब देखते हैं ग्रीन हाउस के लिए जो उत्तरदायी कारण हैं वो कौन कौन से हैं। यदि हम कारणों की बात करेंगे तो ग्रीन हाउस गैस के लिए उत्तरदायी जो कारण हैं उनको हम दो भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं, प्राकृतिक कारण और मानवीय कारण। तो प्राकृतिक कारण में हम लोग देखेंगे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वही हमारे प्राकृतिक कारण हैं। यदि हम बात करेंगे ग्रीन हाउस गैसों में तो ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत हमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, CFC, H2O यानी जलवाष्प, हाइड्रो और N2O नाइट्रस ऑक्साइड आ जाती हैं। तो यदि हम देखेंगे यदि इन सभी में जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है वो होता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। यदि इन चारों में से एक ऑप्शन को चुनना हो तो हम चुनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। यदि इन चारों में से एक ऑप्शन हो जाए ये सभी, तो ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन होती हैं, CO2, CH4 या CFC और N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड। तो इन चारों को ही हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस गैसें। इसमें जलवाष्प भी शामिल होता है। तो सबसे अगर मुख्य कारण की बात करें, सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रीन हाउस गैस है जो सबसे ज़्यादा हमारे कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशोषित करती है उसको क्या कहते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, तो ये रहा हमारा तो प्राकृतिक कारण में हमें कहाँ से ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि मिलेगी, तो वो होगा क्या हमारा, जैसे ज्वालामुखी और भूकंप। ज्वालामुखी और भूकंप ये हो गए हमारे क्या, प्राकृतिक कारण, जिससे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी। जब ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि होगी तो होगा क्या, वैश्विक तापमान हमारा वैसे ही ज़्यादा हो जाएगा, यानी ग्लोबल वार्मिंग हमारा बढ़ जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से भी क्या होगा, पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ना ही कहलाता है हमारा ग्लोबल वार्मिंग। जब ये ग्रीन हाउस गैसें इंफ्रारेड को अवशोषित करके पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा लेंगी तो यही कहलाएगा हमारा क्या, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक, तो इसके बाद यदि हम कृत्रिम कारण की बात करेंगे तो कृत्रिम कारण को देखेंगे, वनों की कटाई से क्या हो रहा, जो ये हमारे वन थे ये जो पर्यावरण में पाए जा रहे थे CO2 की मात्रा, इनको वो लोग क्या करते थे, अवशोषित कर लेते थे और ऑक्सीजन निकाल देते थे, जिससे हमारा संतुलन बना रहता था। और वर्तमान समय में हो रहा है क्या, वनों की कटाई होने से हो रहा है क्या, वनों की कटाई होने से हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड वृद्धि से होगा क्या, होगा क्या, तो ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करेंगे और जिससे हमारे टेम्परेचर में वैश्विक तापमान है पृथ्वी का वो हो जाएगा क्या, बढ़ जाएगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग को बल मिलेगी। या प्रदूषण की बात करें नेक्स्ट कारण में, तो प्रदूषण भी
क्या बढ़ाता है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे हरित गृह प्रभाव को ये बढ़ाने में मदद मिलेगी और जलवायु परिवर्तन को भी मदद मिलेगी। औद्योगिकरण की बात हम यदि कर लेते हैं तो औद्योगिकरण से भी होता क्या है, आजकल चिमनियों से निकलने वाले जो धुएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड के लिए उत्तरदायी हैं, जिससे हमारे ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में होगी क्या वृद्धि हो रही है? क्या वृद्धि होने से होगा क्या? वृद्धि होने से होगा क्या? ग्रीन हाउस प्रभाव को बल मिलेगा और उससे क्या होगा? हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के जो उत्तरदायी कारण है वो हम देखेंगे अधिक रूप से उत्तरदायी कारण तो मानवीय कारण है, अर्थात मानवीय जो कारण है इन पर हम रोक लगाकर ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर सकते हैं। तो हमारे जो कृत्रिम कारण है ये ही मुख्य रूप से हमारे क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी हैं। प्राकृतिक कारणों में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, ज्वालामुखी और भूकंप। इसके कारण ग्रीन हाउस गैसों को बल मिलता है। आइए हम देखते हैं कार्बन उत्सर्जन के लिए कौन कौन से देश वैश्विक स्तर पर जिम्मेदार हैं। तो हम देखेंगे चाइना जो 30% कार्बन को उत्सर्जन करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा चीन। दूसरे नंबर पर आता है अमेरिका, 15% कार्बन का उत्सर्जन करता है। यूरोपीय संघ जिसमें कई देश आते हैं वो 9%, और भारत 7% के साथ चौथे स्थान पर काबिज है। ठीक, तो ये रहा। यदि हम यहाँ पे एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है, तो हम चीन बोलेंगे। यदि प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की जो दर होगी वो पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन की जो दर है वो अमेरिका में है सबसे ज़्यादा। ठीक, तो ये रहा हमारा कार्बन उत्सर्जन करने वाले देश। अब आते हैं हम इसके प्रभाव को देखते हैं और प्रभाव को पढ़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग से होने पर, ग्लोबल वार्मिंग के हो जाने पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे पर्यावरण पर और इसको मानव पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। चलिए देखते हैं। पर्यावरण में होगी क्या? तापमान में वृद्धि। जैसा कि हम जानते हैं तापमान में वृद्धि होना ही क्या कहलाता है? हमारा ग्लोबल वार्मिंग। तो तापमान में वृद्धि होने से होगा क्या? जलवायु परिवर्तन। अर्थात जलवायु परिवर्तन, इसको एक अलग नाम से ही जानते हैं ग्लोबल वार्मिंग को, जलवायु परिवर्तन के नाम से। तो होगा क्या? जब तापमान में वृद्धि होगी तो कहीं पर सूखा पड़, जहाँ पे सूखा पड़ रहा था वहाँ पे होगा क्या? वर्षा होगी, और जहाँ पे वर्षा हो रही थी वहाँ पे पड़ जाएंगे क्या? सूखे, और इसी को हम कहेंगे जलवायु परिवर्तन। ठीक, इसके बाद हम कहेंगे हिमखंडों का पिघलना। ये तापमान में वृद्धि होगी तो जहाँ पर बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वो क्या होंगे? बहुत तेजी के साथ पिघलेंगे। पिघलने से क्या होगा? पिघलने से होगा नदियों के जल स्तर में वृद्धि। नदियों के जल स्तर में वृद्धि होने से आएगी बाढ़। जब ये नदियाँ अपना पानी ले जाकर समुद्रों में गिराएंगे तो इससे क्या होगा? समुद्री जल स्तर में होगी वृद्धि। जब समुद्री जल स्तर में होगी वृद्धि, उससे होगा क्या कि यहाँ पर जो समुद्र में पाए जाने वाले जो द्वीप हैं वो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे जलमग्न हो जाएंगे, और समस्या खड़ी होगी द्वीपों के जलमग्न होने की। तो ये रहा हमारा क्या? हिमखंडों के पिघलने से होगा क्या? समुद्र तल में वृद्धि। समुद्र तल में वृद्धि होगी तो समुद्र तल में वृद्धि होगी तो इसमें पाए जाने वाले जो द्वीप होंगे वो होंगे क्या? जलमग्न। तो जलमग्न हो तो द्वीपों के जलमग्न की होगी क्या? समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जिसके कारण हमारे जो मानवीय कारण हैं वो उत्तरदायी होंगे। किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग के लिए। यदि हम आते हैं अगले कारण प्रभाव पर, तो जो विविधता का ह्रास। तो यदि ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग से तापमान बढ़ जाएंगे तो जहाँ पर होते थे क्या? वर्षा जहाँ पे ज़्यादा होती थी अब वहाँ पे पड़ जाएंगे सूखे। जहाँ पर हमारे सूखा पड़ता था वहाँ पर होने लगेगी वर्षा। तो जो विविधता जहाँ का जो केंद्र था वो हो जाएगा नष्ट, और अन्य अलग स्थान पर क्या होंगे? वर्षा हो जाएंगे जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा था, जिससे क्या होगा? हमारा जो विविधता में होगा ह्रास। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? जो विविधता का ह्रास। तो हम देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्यावरण पर निम्न प्रभाव पड़ेंगे, जिसमें तापमान में होगी वृद्धि। तापमान में वृद्धि होने से जलवायु परिवर्तन। तापमान के ये सारे जो पार्ट हो जाएंगे इसी के अंतर्गत आ जाएंगे कि जलवायु परिवर्तन होगा तापमान में वृद्धि होने से।
हिमखंड पिघलेंगे, हिमखंडों के पिघलने से होगी ताप समुद्र तल में वृद्धि, समुद्र तल में वृद्धि होने से जो विविधता का क्या होगा, ह्रास होगा। इस प्रकार हम देखेंगे मानवीय रूप में देखें तो जो जल मतलब कि ग्लोबल वार्मिंग अगर बढ़ेगा तो होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग से जब जैसे तमाम प्रकार के यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो तमाम प्रकार के मनुष्यों में पाए जाएंगे रोग, जैसे चर्म रोग या सांस से संबंधित जो रोग होंगे वो अधिक मात्रा में मिलने लगेंगे। कृषि क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, अर्थात जहाँ पर कृषि होती थी वहाँ पर आने लगेगा बाढ़ और या हो जाएगा सूखा, जिससे हमारा जो कृषि होगा वो हो जाएगा नष्ट। कृषि और बाढ़ आने से एक समस्या उत्पन्न होगी क्या, भूखमरी की, आवास की, और ये रहा हमारा बाढ़ और सूखा से यहाँ से संबंधित हो जाएगा। यदि बाढ़ और सूखा आ जाएगा तो आएगा क्या, भूखमरी और आवास की संकट। तो ये पड़ेंगे हमारे क्या प्रभाव, मानवीय प्रभाव हो जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग के। यदि हम इनके रोकथाम की बात करेंगे तो हम जब पहला वीडियो बता रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पर्यावरण पर किए जाने वाले संरक्षण के उपायों में पढ़ा था स्टॉकहोम सम्मेलन को। तो स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में किया गया था, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सबसे पहले किया गया सम्मेलनों में से एक था। इसके बाद आता है हमारा पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जिसमें जलवायु परिवर्तन को लेकर बात हुई थी, जिसको रियो 20 के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसको कहते हैं, जो हुआ था क्या 1992 में। इसके बाद आता है ग्लोबल वार्मिंग से ही संबंधित सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन की, जो हुआ था 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में ही सर्वप्रथम कार्बन के उत्सर्जन की कमी लाने की बात कही थी, और यहीं पर आया था हमारा क्या शब्द, कार्बन ट्रेडिंग। तो कार्बन जो क्रेडिट होता था ये क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित था, जो कार्बन के उत्सर्जन को लेकर लगाम लगाता था। ये इसके बाद एक जलवायु परिवर्तन को लेकर एक समझौता हुआ था COP21, जो पेरिस में हुआ था। यहाँ पर क्या कहा गया था, जो वर्तमान में जो टेम्परेचर है ये हम 2050 तक इस टेम्परेचर को बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन वहाँ पे बाद में क्या हुआ, अमेरिका यहाँ से जलवायु परिवर्तन जो COP20 था इस सम्मेलन से अलग हो गया, जिससे ये चर्चा में आया था। और अभी हाल में ही COP25 जो सम्मेलन हुआ है वो मैड्रिड में हुआ है। इसके बाद यदि हम बात करें अर्थ आवर सूट डे की, खूब पूछा जाता है क्वेश्चन कि अर्थ आवर सूट डे होता क्या है। वह दिन जिस दिन पूरे पृथ्वी पर उपलब्ध संसाधन का उस वर्ष में उपयोग कर लिया जाता है, उसी को कहते हैं अर्थ आवर सूट डे। अर्थात जैसे मान लीजिए हमारे पास 1000 संसाधन हैं, यदि 1000 संसाधन हैं तो इनको हमारा यूज करने का जो महीना दिया गया वो हमारा पृथ्वी ने कहा कि 12 महीने में इसका आप उपयोग कर सकते हैं 1000 संसाधन को। लेकिन हम लोग क्या किए, इसका जो उपभोग था वो हम 12 महीने में न करके 7 महीने में ही कर लिए, और ये जो हमारा 5 महीना था ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। अर्थात हम 5 महीना एक्स्ट्रा संसाधन को यूज कर रहे हैं, जिसका भरपाई हमें भविष्य में कभी ना कभी तो करना ही होगा। तो अब हमारा जो 2019 में अर्थ आवर सूट डे था वो था क्या, 29 जुलाई। अर्थात 29 जुलाई तक हम लोग अपने वो उस वर्ष के संसाधन का उपयोग कर चुके थे। वो दिन था क्या, 29 जुलाई। प्रतिवर्ष मनाया जाता है ये अर्थ आवर सूट डे। जो 2019 का अर्थ आवर सूट डे था वो 29 जुलाई 2019 को मनाया गया, और जो 2020 का मनाया जाने वाला है वो शायद 22 अगस्त को ही मनाया जाएगा, 22 अगस्त को। ठीक, ये रहा हमारा क्या, अर्थ आवर सूट डे। अब अर्थ आवर की बात करें तो विश्व में मार्च के हर अंतिम शनिवार में मनाया जाता है अर्थ आवर। ठीक, अर्थ आवर क्या होता है, अर्थ आवर की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में। कौन सी संस्था की थी, WWF संस्था। तो WWF संस्था ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया में उस सिडनी में एक स्थान था, मुख्यालय इसका है सिडनी। वहाँ पे इन्होंने क्या किया, मार्च के अंतिम शनिवार को 8:30 से 9:30 तक अर्थ आवर डे, अर्थ आवर के रूप में मनाया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि इस दिन
इतनी देर 1 घंटे जो 8:30 से 9:30 था, यहाँ पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर जितने भी आवश्यक अनावश्यक जो संसाधन थे बिजली से संबंधित उनको हम ऑफ रखेंगे और अनावश्यक रूप से संसाधनों का उपयोग नहीं करेंगे, जैसे पंखे, कूलर, बल्ब आदि का उपयोग नहीं करेंगे। और 8 से लेकर 9:30 के बीच में हम ये मार्च के अंतिम शनिवार को मनाते हैं क्या, अर्थ आवर डे। ठीक, और अर्थ आवर डे किस लिए मनाया जाता है? ये जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में क्या करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, जलवायु परिवर्तन के और कार्बन उत्सर्जन के दर को कम करने के लिए। जब हम अनावश्यक रूप से उपकरणों का उपयोग नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है वहाँ से आएगी क्या, कार्बन के उत्सर्जन में कमी। तो कार्बन के उत्सर्जन में कमी और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाने के लिए ये मनाया जाता है अर्थ आवर डे। तो WWF संस्था ने सर्वप्रथम सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में से शुरू हुआ क्या, अर्थ आवर डे के रूप में मनाने। सबसे बड़ी विशेषता बात आ गई कब, अभी हाल में ही एक रिपोर्ट आई किसकी, IPCC की, जिसने बताया कि 2025 से लेकर 2050 तक के मध्य जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 1.5 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि ऐसा ना हो और हमारा जो पृथ्वी का टेम्परेचर है वो यथास्थिति बने रहे और पर्यावरण में जो ये वैश्विक तापन है इसके रोकथाम में मदद मिले। आशा करते हैं आज का हमारा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। ये जो हमारा टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग, ये परीक्षा के दृष्टि तो इम्पोर्टेंट था ही, लेकिन हमारे दैनिक जीवन में भी इसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निर्वहन करता है। इसलिए आशा करते हैं कि ये जो हमारा जो टॉपिक है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।